नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 1789 की फ्रांस की क्रांति का अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति न केवल यूरोप के इतिहास की बल्कि विश्व के इतिहास की भी एक महत्वपूर्ण एवं युगांतरकारी घटना मानी जाती है। पुरातन व्यवस्था को चुनौती देते हुए फ्रांस की क्रांति ने विश्व के इतिहास में बड़े ही सशक्त ढंग से 3 नवीन आधुनिक आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को प्रस्तुत किया। इसीलिए अनेक विद्वान आधुनिक काल की वास्तविक शुरुआत फ्रांस की क्रांति से मानते हैं। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था यानी ओल्ड रेजिम के प्रति गहरे जन असंतोष का परिणाम थी। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था गंभीर सामाजिक विषमता, राजनीतिक निरंकुशता, प्रशासनिक अव्यवस्था तथा जन सामान्य का आर्थिक शोषण इन सब का पर्याय बन गई थी। और इस ओर सबसे पहले फ्रांस के विचारकों ने ध्यान आकर्षित करवाया था। हालांकि फ्रांस के विचारक क्रांति के पक्ष में नहीं थे, वे केवल सुधार और आंशिक परिवर्तनों की ही मांग कर रहे थे। लेकिन 1789 में फ्रांस में कुछ इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई जिसने फ्रांस को क्रांति के सामने लाकर खड़ा कर दिया। फ्रांस की क्रांति के पीछे अनेक कारण उत्तरदायी थे और इसमें सबसे पहले हम राजनीतिक कारणों की चर्चा करेंगे। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था जो कि वंशानुगत था। राजा स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। लुई 14वें के शासनकाल में, जो कि 1643 से 1715 तक था, फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र अपने गौरव एवं शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। लुई 14वां कहा करता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, और अपनी इच्छा अनुसार वो कानून बनाता था, कर वसूल करता था और राज्य के आय को मनमाने ढंग से खर्च किया करता था। इस कारण से जनता में उसके प्रति गहरा असंतोष था। उसके उत्तराधिकारी भी उसी की तरह के थे। फ्रांस की क्रांति जब हुई उस समय शासक था लुई 16वां और वह भी एक निरंकुश शासक था। कहा करता था कि यह चीज इसलिए कानूनी है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, और वह जिसे चाहे जब कैद कर लेता था और बिना मुकदमा चलाए किसी को भी वह सजा दे सकता था। और उसका इस तरह का जो अधिकार था, उसके कृपा पात्र भी इस अधिकार का उपयोग कर सकते थे और इसके लिए केवल उनको राज्य की मुद्रा वाले पत्र की आवश्यकता हुआ करती थी। राजा पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी और असीमित शक्तियों का उपयोग करने वाला था। राजा के इन असीमित शक्तियों पर किसी प्रकार का अंकुश लगाने की कोई जनप्रतिनिधि सभा या संसद नहीं थी। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक एक प्रतिनिधि सभा अवश्य हुआ करती थी, लेकिन 1614 के बाद उसका कोई भी अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। इस कारण से लोग उसके चुनाव और संगठन की जानकारी भूल चुके थे। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस में यदि कोई संस्था ऐसी थी जो राजा के स्वेच्छाचारी आचरण पर अंकुश लगा सकती थी तो वो थी पार्लमा। लेकिन पार्लमा कोई प्रतिनिधि सभा नहीं थी। इसकी स्थिति केवल उच्च न्यायालयों के समान थी। न्याय करने के अतिरिक्त पार्लमा का एक प्रमुख कार्य राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत करना होता था। लुई 16वें पर उसकी पत्नी आंतवानेत का बहुत अधिक प्रभाव था और उसकी पत्नी प्रशासन में बहुत अधिक हस्तक्षेप करती थी। वह एक विवेकहीन, घमंडी और अपव्ययी महिला थी। जनता से वे कितनी दूर थी और वास्तविकता से भी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि जब उससे कहा गया कि जनता के लिए रोटी अनुपलब्ध हो रही है तो उसने जवाब दिया, यदि रोटी नहीं मिलती लोग केक क्यों नहीं खा लेते। इतिहासकार फिशर के अनुसार आलोचकों को वह एक सायरन के समान प्रतीत होती थी जो राज्य रूपी जलपोत को चट्टानों की ओर ले जा रहा हो। फ्रांस के जो राजा थे वो उनकी शान शौकत और विलासिता पर कोई अंकुश नहीं था।
राजा रानी और उनके संबंधी तथा कृपा पात्र फ्रांस की राजधानी पेरिस से 12 मील दूर वर्साई के विशाल महलों में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यूरोप के अन्य राजाओं के लिए वर्साई के महल उस समय वैभव की वजह से ईर्ष्या के कारण बने हुए थे। वर्साई में 18,000 व्यक्ति निवास करते थे और जिसमें 16,000 तो केवल नौकर चाकर थे। और अकेली रानी के लिए उस समय 500 नौकर हुआ करते थे। राजा रानी अपने कृपा पात्रों को खुले हाथ से अनाप शनाप धन का वितरण किया करते थे और एक ऐसा अनुमान है कि क्रांति के पूर्व वर्साई में होने वाला खर्च $200 लाख प्रति वर्ष था। तो जनता की कमाई को पानी की तरह वर्साई में बहाया जाता था और बहुत अधिक अपव्ययता के कारण दरबार को राष्ट्र की समाधि कहा जाने लगा था। फ्रांस की क्रांति से पूर्व फ्रांस की शासन प्रणाली भी अव्यवस्थित, भ्रष्ट और खर्चीली थी। एकरूपता का अभाव फ्रांस की शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी हुआ करता था। शासन का प्रमुख राजा था। उसकी सहायता के लिए 5 समितियां थी जो कानून बनाती थी, राजा की तरफ से आदेश जारी करती थी और राजा के घरेलू और विदेशी मामलों की देखभाल करती थी। प्रांतीय शासन के लिए समस्त फ्रांस 2 प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ था। एक प्रकार के प्रांत गवर्नमेंट कहलाते थे और दूसरे तरह के प्रांत जनरलिते कहलाते थे। गवर्नमेंट नामक प्रांतों में इनकी संख्या 40 होती थी और इनमें अधिकांश फ्रांस के प्राचीन प्रांत थे जिनका शासन में कोई भाग नहीं था। उनके गवर्नर उच्च वर्ग के कुलीन थे और राज्य से वेतन के रूप में बहुत धन पाते थे और इनका काम इतना होता था कि राज्य दरबार में पड़े रहकर ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करते थे केवल। और जो शासन का जो वास्तविक कार्य जो होता था वो किया जाता था जनरलिता ये जो गवर्नर होते थे इतांदो द्वारा किया जाता था और ये अधिकारी उच्च कुलीन वर्ग के होते थे और राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे और ये स्थानीय शांति, सुरक्षा, कर संग्रह आदि का कार्य किया करते थे। और इतांदो की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे जनता की आवश्यकता और कठिनाइयों की तरफ ध्यान न देकर केवल राजा की आज्ञा का पालन करते थे और अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करते थे। उनके प्रांत में उनकी शक्ति उसी प्रकार से असीमित थी जैसा कि केंद्र में राजा की। फ्रांस में स्थानीय स्वशासन का कोई अस्तित्व नहीं था और शासन के अन्य अंगों की भांति कानून और न्याय के क्षेत्र में भी अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त थी। देश में कानून की कोई प्रमाणिक संहिता नहीं थे। पूरे देश में लगभग 385 प्रकार के न्याय विधान प्रचलित थे। एक कस्बे में जो बात कानूनी और सही मानी जाती थी वही बात उस स्थान से 5 मील की दूरी पर स्थित दूसरे कस्बे में गैर कानूनी समझी जाती थी। फ्रांस में जो प्रचलित कानूनों की भिन्नता के संबंध में प्रसिद्ध प्रबुद्धवादी विचारक वॉल्टेयर ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार से बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार से उसकी गाड़ी के घोड़े बदलते हैं। कहाँ कौन सा कानून लागू होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता था। देश में कई प्रकार के न्यायालय थे लेकिन इन न्यायालयों के क्षेत्राधिकार भी अस्पष्ट थे, तो इस कारण से ये ज्ञात करना मुश्किल होता था कि कौन से न्यायालय में किस विवाद का निर्णय होगा। न्यायिक पदों को बेचने की परंपरा से न्यायिक व्यवस्था भी खराब हो गई थी। पैसे पर आधारित व्यवस्था में तीसरे वर्ग के लोग जो न्याय की आशा ही नहीं कर सकते थे। दीदरो और वॉल्टेयर जैसे विचारकों को भी बास्तिल के दूर में कैद की सजा भुगतनी पड़ी थी। दंड व्यवस्था भी कठोर एवं पक्षपातपूर्ण थी। कुछ अपराधों के लिए कुलीन वर्ग के लोगों को किसी प्रकार की सजा नहीं मिलती थी। किसी मामले में जागीरदार न्यायाधीश का काम करने के साथ वादी अथवा प्रतिवादी का काम भी कर सकता था। न्याय प्रणाली में बुराई यह भी थी कि अदालतों की भाषा लैटिन थी जिसे फ्रांसीसी भाषा जानने वाली आम जनता समझ नहीं पाती थी
और फ्रांस की ये जो तत्कालीन राजनीतिक स्थिति थी उसके बारे में इतिहासकार कैटल ने लिखा है कि शासकों की नीति सिद्धांतों पर नहीं, इच्छा पर निर्भर थी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्रांतिकारियों की सबसे पहली मांग संविधान के लिए थी, जिससे उनका अभिप्राय था कि देश में कुछ व्यवस्था हो, कुछ संगठन हो। और फ्रांस की अराजकतापूर्ण स्थिति के बारे में मादले ने व्यंग रूप में कहा था कि बुरी व्यवस्था का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में वंशानुगत निरंकुश शासन व्यवस्था थी, जिससे जनता बहुत ज्यादा दुखी थी। राजा का ध्यान केवल जनता की तरफ ना होकर केवल अपनी शानो शौकत वैभव पर ही था। प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। तो इस तरह की राजनीतिक अव्यवस्था में फ्रांस की जनता में गहरा असंतोष था। फ्रांस की क्रांति के शेष कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।